गुड मॉर्निंग प्रियंका बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग सुहानी, हर्षिता, गुड मॉर्निंग बेटा। चलें बेटा, हमने क्या स्टार्ट किया था? कंपनी फाइनल अकाउंट। गुड मॉर्निंग हर्ष बेदी। क्या स्टार्ट किया था बताओ बेटा? कंपनी फाइनल अकाउंट। कल मैंने आपको इसकी कुछ थ्योरेटिकल बातें डिस्कस की थी ओनली। कौन कौन सी थ्योरेटिकल बातें डिस्कस कर ली थी हमने? मैंने आपको बताया था, देखो कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128। क्लियर है कि नहीं? बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करेंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना पड़ेंगी। दूसरा, डबल एंट्री सिस्टम पर होना चाहिए, अक्रूवल बेसिस पर होना चाहिए। ये बात हमने डिस्कस की थी। फिर हमने बोला था सेक्शन 129 जो बोल रहा था कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ड्यूटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है कि वो एजीएम के पहले पहले प्रिपेयर करें। क्लियर है कि नहीं? एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ेगी अंडर सेक्शन 92 60 विद इन 60 डेज एजीएम से। एजीएम होने के बाद आरओसी को 60 दिन के अंदर अंदर क्या जमा करना पड़ेगी बेटा? एनुअल रिटर्न। ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं। कौन कौन से 5 आइटम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L या जिसको आप इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और मैंने आपसे बोला था नोट टू द अकाउंट्स। इसमें मैंने आपसे बोला था, देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सबको नहीं बनाना। केबल और केबल कौन सी कंपनी को बनाना है? लिस्टेड कंपनी या ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेट वर्थ मोर देन 250 करोड़ हो। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सबको बनाने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कुछ कंपनी को छूट दी गई है, जैसे कि 1% कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनीज हो गई, डोरमेंट्स कंपनी हो गई, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज हो गई। इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने डिस्कस किया था। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने आपको एक फाइनल अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कहां से? फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेकर के कहां तक? 31 मार्च तक जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी जनवरी में रजिस्टर्ड हुई है तो फिर आपको देखना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर जो होगा वो कब होगा? नेक्स्ट 31 मार्च होगा। ये अपनी बात हुई थी। क्लियर है कि नहीं? इतनी सारी बातें कल अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो हैं डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के फाइनल अकाउंट को, और स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? शेड्यूल 3 से। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपको यह भी बता दिया था कि देखो शेड्यूल 3 3 डिविजन्स हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़। उससे ऊपर वालों के ऊपर डिवीजन 2 लगेगा। लिस्टेड कंपनी को तो डिवीजन 2 फॉलो करना ही है। अनलिस्टेड के लिए सीधी सी बात हो गई है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी आपकी अनलिस्टेड होती हैं। क्लियर है? लेकिन उनकी अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उनको डिवीजन 2 पे जाना पड़ेगा। और आप एक एनबीएफसी हो तो आपको डिवीजन 3 के फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेंगे। मैंने आपको डिवीजन 1 बताया था कि देखो डिवीजन 1 डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 P&L का फॉर्मेट है। क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो मैंने आपसे बोला था 3 कंपनियों को हटा दो, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और बैंकिंग कंपनी। इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं ये फॉर्मेट। इनके अलावा बाकी सब कंपनी पे लगेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अब जरा हम इतनी बातें हम कर चुके थे, तो अब जरा हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस एएस के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अथॉरिटी की। किसकी बात करेंगे? अथॉरिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये अथॉरिटी क्या चीज है। अथॉरिटी मतलब पावर। किसकी चलेगी? जैसे मैं आपसे बोलूं घर में मम्मी की चलती कि पापा की चलती? सर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? दैट्स इंपॉर्टेंट। अथॉरिटी। क्लियर है कि नहीं? तो भाई यहां भी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे पापा आपसे बोल रहे हैं कि नहीं तू सीएस करेगा, मम्मी बोल रही नहीं तू सीए करेगा, किसकी सुनना? अथॉरिटी। समझ में आया कि नहीं? बच्चे बोल रहे हैं मम्मी की, जो भी है। क्लियर है कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। अथॉरिटी। सर किसी की भी चलती हो पर हमारी तो कभी नहीं चलती। बिल्कुल सही है। वैसे ही समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारी अथॉरिटीज हैं।
अथॉरिटी इन द सेंस क्या, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कंपनी ने, हमने अभी पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब इंडियस फॉलो करते हुए, इसके अलावा गाइडेंस नोट फॉलो करते हुए, सेबी की गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेंगी, आरबीआई की गाइडलाइन होती है, अदर स्टैट्यूटरीज गाइडलाइंस होती हैं। मैंने बोला था देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको भी फॉलो करते हुए बनाना है, याद है कि नहीं? कल लिखवाया था आपको ढेर सारी। और इनने भी कुछ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के रूल्स और रेगुलेशंस बता रखे हैं कि भैया ये चीज को ऐसे दिखाओ बैलेंस शीट के अंदर, क्लियर है कि नहीं? और हमारा छोटा शेड्यूल 3 भी आ गया है, वो भी बोलता है इन्हीं चीजों को ऐसे दिखाओ, क्लियर है कि नहीं? तो भाई इन दोनों में किसकी सुनेंगे? अगर इनमें कंट्रोवर्सी हो गई, क्या हो गई बेटा? देखो सिमिलरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पापा भी बोल रहे सीएस कर लो, मम्मी भी बोल रही सीएस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करना ही है। लेकिन कंट्रोवर्सी वाली बात चल रही हो, ये बोल रहा है इसको यहां दिखाओ, वो बोल रहा है इसको यहां दिखाओ। जैसे मैं एक कंट्रोवर्सी की बात करूं, शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर रीवैल्यूएशन करते हो असेट का, क्या करते हो फटाफट बोलो? रीवैल्यूएशन करते हो असेट का, और वो रीवैल्यूएशन मोर देन 10% ऑफ बुक वैल्यू से ज्यादा है, 10% से ज्यादा वैल्यू का रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन याद है कि नहीं? क्योंकि हमको मैं पढ़ा चुका हूं रिवैल्यूएशन, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है कि नहीं? तो इट शुड बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा? जब उसकी वैल्यू बुक वैल्यू के 10% से ज्यादा है। पढ़ेंगे शेड्यूल 3 तो ये पॉइंट आएगा, अभी समझ लो। शेड्यूल 3 ऐसा बोलता है कि अगर असेट का रीवैल्यूएशन किया और उसकी वैल्यू 10% से ज्यादा है तो इट शुड बी डिस्क्लोज। और वहीं अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है 2 रुपए का भी रिवैल्यूएशन किया है ना, इट शुड बी डिस्क्लोज। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बोल रहा है 10% से ऊपर है तो दिखाओ, और ये क्या बोल रहा है? थोड़ा सा भी रिवैल्यूएशन है तो दिखाओ। अब मैं किसकी सुनूं? सुनना तो है, किसकी सुनूं? इसको बोलते हैं अथॉरिटी, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई ना। बोलो आया ना? एक बोल रहा है 10% से ऊपर हो तो दिखाओ, दूसरा बोल रहा है देखो कितना भी रिवैल्यूएशन है दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं किसकी सुनूं? दिखाना तो है ही, बट किसकी सुनूं? तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी। मतलब कंट्रोवर्सी होगी तो किसकी सुनेंगे? तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा किसकी सुनना है, कौन किस पे भारी होगा। तो शेड्यूल 3 बच्चा है, उसकी नहीं सुनना, मतलब शेड्यूल 3 आप लोग हो, सुनी जाएगी किसकी? इन सब की। मतलब कंट्रोवर्सी होगी तो हम एएस, इंडियस, गाइडेंस नोट, सेबी, आरबीआई, अदर स्टैट्यूटरीज बॉडी जो बोल रही हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी रखेंगी किसके ऊपर? फटाफट बोलो, शेड्यूल 3 के ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं? सुप्रीम अथॉरिटी रखेंगी शेड्यूल 3 पर। मतलब अगर कंट्रोवर्सी हुई तो किसकी सुनना पड़ेगी? फटाफट बोलो, एएस, इंडियस, सेबी गाइडलाइन, आरबीआई, इनकी सुनेंगे। शेड्यूल 3 से बोलेंगे तू बच्चा है चुपचाप सुन, जैसा हम बोल रहे वैसा कर। मतलब इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। अगर कंट्रोवर्सी हुई तो इसके फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या ये बात दिमाग में गई? बोलो हाँ है ना? दैट्स अथॉरिटी। तो इनकी सुनना पड़ेगी साहब। ठीक है सर, फॉर्मेट चेंजेबल है, समय समय पे चेंज होता रहता है। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो मैं सब लेके आया हूँ। पुरानी क्लासेस जो हैं अगर आपने पढ़ी हैं शेड्यूल 3 की तो दे आर सो मच चेंजेस, ढेर सारे चेंजेस हो चुके हैं इसमें। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही। इट इज अमेंडेड क्लास, इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस ये क्लास में, याद रहेगा कि नहीं? तो सो इंपॉर्टेंट क्लास। तो पहली चीज तो ये हो गई कि भैया अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? अथॉरिटी मतलब किसकी सुनी जाएगी? तो बताओ, देयर आर सुप्रीम अथॉरिटी। कौन हो गया? फटाफट बोलो, ये सारी चीजें। और स्टैट्यूटरीज व्हाट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। और मैंने आपसे बोला शेड्यूल 3 जो है वो क्या? लोअर अथॉरिटी है। उसकी बात बाद में सुनेंगे। मतलब ये कुछ नहीं बोल रहे तो उसकी सुन लो, समझ में आ रहा? लेकिन ये कुछ बोल रहे तो उन्हीं की सुनेंगे, फिर इसकी नहीं सुनेंगे, याद रहेगा? गुड सर, और क्या बता रहे हो? और दूसरी बात, आप सबने क्लास 11th में पी एंड एल बैलेंस शीट बनाई होगी, बनाई थी? पी एंड एल बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, बनाई कि नहीं बनाई? कभी हाँ या ना बोलो। हाँ सर बनाइए। और वो बनती थी बेटा अकाउंट फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? अकाउंट फॉर्मेट। अकाउंट फॉर्मेट का मतलब होता है टी फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? फटाफट बोलो,
टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट कैसा होता है आपको पता है, जैसा हम अकाउंट्स बनाते थे, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम टी फॉर्मेट में जनरली क्या बनाते हैं बोलो, बैलेंस शीट और पी एंड एल बनाते हैं कि नहीं, लाइक दैट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो आप ऐसा टी फॉर्मेट में बनाते थे कि नहीं, एक साइड इनकम लिखते थे, एक साइड एक्सपेंसेस लिखते थे, कंपैरिजन करते थे और क्या आ जाता था, प्रॉफिट और लॉस। इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्लियर है कि नहीं। तो शेड्यूल 3 जब आया, कौन आया फटाफट बोलो, शेड्यूल 3 जब आया तो शेड्यूल 3 ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट मतलब टी वाला फॉर्मेट जैसा आप बनाते थे, इट इज रिमूव। उनने बोला ये नहीं चलेगा फॉर्मेट। समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि बैलेंस शीट और पी एंड एल केवल और केवल किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेंगी, वर्टिकल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट को डिलीट कर दिया, बात समझ में आएगी, कौन से फॉर्मेट डिलीट हो गए बोलो, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बाबा आदम के जमाने हो गए, वो नहीं चलेंगे। केवल कौन से चलेंगे फटाफट बोलो, वर्टिकल फॉर्मेट चलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, बाकी चीजें नहीं चलेंगी। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना। तो भैया वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना है, कौन से फॉर्मेट में नहीं बनाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिमूव हो चुका है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, टी शेप वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, ओनली वर्टिकल फॉर्मेट इज अलाउड। पहले दोनों अलाउ थे शेड्यूल 3 के अंदर, बोलते थे आप वर्टिकल बनाना हो वर्टिकल बना लो, टी शेप बनाना है टी शेप बना लो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं, ओनली ऑन वर्टिकल फॉर्मेट अलाउ, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इज लैप्स, खत्म। क्लियर है कि नहीं, उनका जमाना गया। क्लियर, एनी डाउट नहीं, ये बात समझ में आ गई। वैसे पिक्चर देख के सब समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं, इनकी नहीं सुनना, हटाओ इसको, लिख लिया, ठीक है सर। और सर वर्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है, लाइक दैट स्टेटमेंट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, मतलब जैसे बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में पहले मैं लिखूंगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे क्या लिखूंगा, असेट। स्टेटमेंट जैसे हम लिखते हैं ना, कोई किसी को पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो एक के नीचे एक लाइन लिख के लिख देते, दैट इज द वर्टिकल फॉर्मेट। समझ में आ रहा कि नहीं, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगी, उसके नीचे क्या आएगी, असेट्स आएगी, इसको हम बोलेंगे इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट बेटा, वर्टिकल। टी शेप में क्या होता, एक साइड असेट लिखते, एक साइड लायबिलिटी लिखते। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब एक के नीचे एक लिखना। पी एंड एल भी वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा, अभी पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो हर्षिता, इतना सबको समझ में आएगा कि नहीं, एनी डाउट। पहले इनकम लिख देंगे, उसके नीचे एक्सपेंसेस लिख देंगे, दैट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ एन पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, एनी क्लियर, गुड। दूसरी चीज कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए। ओहो, कॉस्मेटिक चेंजेस, हाँ कॉस्मेटिक चेंजेस लाइक दैट, मतलब मेकअप, मतलब सर कुछ नई चीज पढ़ेंगे, मतलब जैसे चीज वही रहेगी, प्रेजेंटेशन अलग तरीके से, चीज वही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा, कुछ ऐसा भी चेंज किया है। समझ में आएगी नहीं, मतलब सर मतलब ये दैट इज नेम चेंज, नाम चेंज कर दिए कुछ चीजों के। जैसे कि पहले सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहां से आया, बिजनेस में पैसा कहां से आया, उसको सोर्सेस ऑफ फंड ही बोलते थे। लेकिन अब सोर्सेस ऑफ फंड को ये लोग बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सोर्सेस ऑफ फंड का नाम क्या हो गया, जोर से बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या नाम हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहां से आया, इक्विटी और लायबिलिटी के थ्रू आया। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां खर्च कर रखा है, तो उसको बोलते हैं आजकल असेट्स। क्या बोलते हैं उसको, असेट। पहले लिखते थे एप्लीकेशन ऑफ फंड, आजकल क्या बोलते हैं उसको, असेट। पुराने समय में कैश एंड बैंक बैलेंस को कैश एंड बैंक बैलेंस बोलते थे, आजकल उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चीज वही है, बस नाम बदल दिए। कैश एंड बैंक बैलेंस को क्या बोलने लगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर और बीआर दोनों को कंबाइन नेम से बुलाएंगे और बुलाएंगे ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलेंगे उसको, ट्रेड रिसीवेबल। वैसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल को बोलेंगे सारे बच्चे ट्रेड पेबल। क्या बोलेंगे उसको,
ट्रेड पेबल। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस बच गया। अरे हाँ है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं, सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस घटा दिए, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड भी बांट दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया, तो उसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को ये बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, इन्वेंट्री। अब इसको देख के ऐसा लग रहा होगा नाम चेंज करने की क्या जरूरत थी, खोपड़ी फोड़ थोड़ो इसकी, कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आ रहा नहीं, दिमाग खराब कर रखा है क्या, क्यों जबरदस्ती चेंज कर दिया, अच्छा खासा नाम थे, क्या दिक्कत थी, समझ में आएगी नहीं, मतलब कर दिया तो कर दिया साहब, जो है तो है, इतना समझ में आएगी नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो कुछ नाम चेंज है, इनको हमको पढ़ना पड़ेगा। सरप्लस मतलब बेटा सरप्लस टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, सरप्लस नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन में वही होता है, पैसा बच गया तो उसको सरप्लस बोलते हैं। सेम यहाँ पर पी एंड एल बच गया मतलब पैसा बच गया तो उसको भी क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेट प्रॉफिट का मतलब सरप्लस नहीं है, डिविडेंड बांटने के बाद जो बैलेंस बच गया दैट इज अ सरप्लस, उसको हम सरप्लस के नाम से लिखेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? हटाओ इसको, लिख लिया नाम, गुड, ठीक है सर, लिख लेंगे, लिखना हो लिखो, हर्ष नहीं लिखना है नहीं लिखो, मैं क्या कर सकता हूं। बढ़िया है सब, तो कॉपी वॉपी निकाल लो बेटा, ठंड खत्म हो गई अब तो, बैग में से निकाल लो, नहीं तो अब तो मतलब उनका कॉपियों को ठंड नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पेन भी निकालना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। अभी मैं बोलता किसी को लेटर लिखना है तो 2 मिनट में निकाल के लिख देते। समझ में आ गया इतना? एनी डाउट? गुड। दूसरी बात बेटा, जो हमारी बैलेंस शीट होगी या पी एंड एल होगा, उसमें अब हम कोई भी चीज अगर लिखेंगे, बैलेंस शीट पी एंड एल कुछ भी हो, शेड्यूल 3 बोलता है उसको हेड, सब हेड और सब हेड के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो किसके अंदर, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो आपका क्या हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले हेड लिखना पड़ेगा, फिर उसका सब हेड लिखना पड़ेगा, फिर उसका सब हेड लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हो। सबसे पहले क्या लिखाओगे बैलेंस शीट में? उस आइटम का हेड, फिर उसके नीचे उसका सब हेड, और सबसे नीचे क्या आएगा? उसका सब हेड। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? हेड सब हेड के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, दैट्स अ चेंज द फॉर्मेट भैया, हेड सब हेड और सब हेड में लिखना पड़ेगा। सर ये लिखना जरूरी है, शेड्यूल 3 बोलता है हाँ लिखना जरूरी है, ये अब एक परंपरा है साहब, लिखनी पड़ेगा इसको। समझ में आएगी नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? अब परंपरा यही है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप उसमें क्या नहीं कर सकते, फटाफट बोलो चेंज। मतलब सर मैं एक काम करूं, सब हेड ऊपर लिख दूं फिर हेड लिखूं, नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा चीजों को। क्लियर है कि नहीं? तो सर ये हेड सब हेड होंगे क्या, अपन डिस्कस करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं? बट फॉर्मेट के अंदर कोई भी चीज डिस्क्लोज्ड होगी तो हेड सब हेड और सब सर इसमें हमारा क्वेश्चंस कैसा बनेगा, आपसे पूछेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में किस तरह से डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, हेड सब हेड, ऑप्शन दिया रहेगा सब हेड सब, उसके बाद सब हेड और फिर हेड, कैसा भी दिया हो तो आपको सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? भैया इसी सब हेड के अंदर हम दिखाएंगे, ठीक है सर। अब और क्या आएगा, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो दैट्स इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम शेड्यूल 3 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शेड्यूल 3 का पार्ट 2। मतलब पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 2 सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 2 क्या था, आप सारे बच्चों को पता है। पार्ट 2 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो आप बनाते थे पहले कैसा बनाते थे, टी शेप में कैसा बनाते थे, और अब वो बनेगा वर्टिकल फॉर्मेट में लाइक दैट। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं, मतलब पहले इनकम लिखेंगे, फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे, फिर जाके हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। हम कुछ इस तरह से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो पी एंड एल से रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे बच्चे। अब सबसे पहले पी एंड एल के बारे में जो जो बातें मैं बताता जाऊंगा अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना, फिर हम इसके फॉर्मेट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाना सीखने वाले हैं, जोर से बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट सबसे पहले बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ओके, ठीक है सर। कंपनी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाएगी बताओ जरा। तो मैंने बोला कौन से फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट या वर्टिकल फॉर्मेट? वर्टिकल मतलब पहले इनकम लिखेंगे, नीचे एक्सपेंसेस लिखेंगे, माइनस करके नेट प्रॉफिट दिखा देंगे। इनकम का टोटल लगाएंगे, एक्सपेंसेस का टोटल लगाएंगे, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? ठीक है सर, तो फॉर्मेट लिखवाओ जरा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट ही नोट करवाऊंगा। सारे बच्चे सबसे पहले फॉर्मेट को पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले फॉर्मेट अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता रहे कि कैसे आप फॉर्मेट रहेगा, क्या क्या आएगा। पी एंड एल को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट के अंदर भी। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिखा जाएगा। कौन सी कंपनी के लिए बना रहे हो, कौन से साल का बना रहे हो, तो फॉर द ईयर एंडिंग। क्लियर है कि नहीं? तो कंपनी का नाम, फिर क्या लिखते हैं सारे बच्चे बताओ, कौन से साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो वो लिखेंगे। फिर यहां आएगा पर्टिकुलर, क्या आएगा बेटा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। मतलब आपको 2 साल के डेटा देना पड़ेंगे, करेंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? तो सबसे पहले क्या चीज आएगी, नेम ऑफ द कंपनी, फिर कौन से साल का बना रहे हो, आपको वो ईयर बताना पड़ेगा कि 31 मार्च ईयर एंडिंग 2003 जब का भी बना रहे हो को लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर, नोट नंबर, नोट नंबर मतलब डिस्क्लोजर्स, मैंने आपको बताया था एनेक्जर्स रहेंगे हर एक चीज के, तो यहाँ भी एनेक्जर्स रहेंगे, डिस्क्लोजर्स रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले क्या दिखाएंगे यहाँ पर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, इनको जोड़ देंगे, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आएगा सारे बच्चे बताओ, टोटल रेवेन्यू। लेकिन 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 दैट्स अमेंडमेंट, अब इसमें एक अमेंडमेंट हो गया है, इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसको टोटल रेवेन्यू ये लोग नहीं बोल रहे हैं सर, अब क्या बोल रहे हैं इसको, अब बोल रहे हैं टोटल इनकम। दैट्स इंपॉर्टेंट, इट इज अमेंडमेंट, रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। अब ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, फटाफट बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों को जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा सारे बच्चे बताओ, टोटल रेवेन्यू नहीं आएगा, क्या आएगा अब, टोटल इनकम। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप टोटल इनकम निकालोगे। ठीक है सर, समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? ओके सर, मैं अमेंडमेंट लिखवाता जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, इसलिए मैंने पुराना लिया है, वो पुराने फॉर्मेट में चेंज करते हुए चलूंगा कि क्या नई चीज जुड़ी, आपको याद रहेगी। दैट्स अमेंडमेंट। क्लियर? एनी डाउट? तो भैया ये टोटल रेवेन्यू हो गया है, ठीक है, जोड़ लिया सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया, अदर इनकम लिख ली, दोनों को जोड़ दिया, टोटल इनकम आ गई। अब लिखेंगे एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में याद करो, ट्रेडिंग काउंट में जो जो लिखते थे, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जो लिखते थे वही सारे आइटम आएंगे 3 जगह पर। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के आइटम 3 जगह आ जाते हैं, कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेस, आपने गुड्स खरीदा, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को हम क्या बोल देते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री, आके जाके पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें आपके कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे, कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स के परचेज करने से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, मतलब अगर मैं इनको नेट कर दूं तो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जिसको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सारे बच्चे बताओ, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, दैट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है कि नहीं? तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे, ट्रेडिंग काउंट के सारे आइटम जो पहले अकाउंट्स के फॉर्मेट में आते थे अब वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाएंगे, दैट इज योर COGS। क्या हो गया बेटा ये? COGS, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस या माइनस चेंज इन इन्वेंट्री, जो भी दिया हो। अगर चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव है तो जोड़ देंगे, नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आएगी हम समझ लेंगे। मैंने आपसे पहले बोला इन तीन चीजों को आज के बाद आप किस नाम से बुलाओगे? दैट्स योर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? सर इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं ये COGS माइनस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आप ट्रेडिंग में निकालते थे। क्लियर? फिर सर P&L के एक्सपेंसेस कहां लिखेंगे? P&L के एक्सपेंसेस इसी के नीचे आएंगे। आपको लिखना साथ में ही है सारे खर्चे, चाहे वो ट्रेडिंग के हों चाहे वो P&L। पहले अलग अलग दिखाते थे, डायरेक्ट अलग इनडायरेक्ट अलग, बट अब सबको एक साथ लिखना है। क्लियर है कि नहीं? सर अब क्या आएगा? अब कुछ नहीं बेटा, P&L के खर्चे आएंगे, लाइक कौन कौन से? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस आपके कौन से एक्सपेंसेस हो गए? अगर मैं बात करूं तो इट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? फटाफट बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी लिख देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह, अदर एक्सपेंसेस वगैरह। टोटल लगा लेंगे तो टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अरे हाँ है ना? क्या आ गया? टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बताओ, ऊपर आपकी इनकम आ गई, नीचे आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अरे हाँ है ना? ऊपर क्या आई? टोटल इनकम, नीचे क्या आ गया? टोटल एक्सपेंसेस। बताओ, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट। आएगा कि नहीं? तो नोट डाउन कर लो, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। P&L इसी फॉर्मेट में बनेगा। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, तो टोटल इनकम आ गई। नीचे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। एक्सपेंसेस इज अ हेड। एक्सपेंसेस क्या है? फटाफट बोलो। हेड। और नीचे जो भी लिखे वो सब सब हेड है। मतलब एक्सपेंसेस के सब हेड कौन कौन से हो गए? तो सारे बच्चे याद रखेंगे वो 7 लोग। कौन कौन? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंस। ये 7 लोग क्या कहलाएंगे P&L में? एक्सपेंसेस के सब हेड। एक्सपेंसेस इज अ हेड और ये जो नीचे लिखे हैं वो सब क्या है? सब हेड हैं। इनका टोटल लगेगा तो टोटल हेड बनेगा एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारे हेड हो गए, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस हो गए। सर आप क्या करोगे? अब कुछ नहीं बेटा, टोटल एक्सपेंसेस को टोटल इनकम में से क्या कर देंगे? माइनस टोटल ऑफ 3 में से टोटल ऑफ 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ आएगा। हमारे पास क्या आएगा? कुछ आएगा। सर क्या आएगा हमारे पास? ये सबने नोट डाउन कर लिया तो मैं आगे लिखूं? है ना? तो फिर क्या आएगा सर? फिर आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। सर ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, टैक्स क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे आगे, चिंता मत करो। क्लियर है कि नहीं? बस ये आ जाएगा। फिर सर अब इनका एक एक आइटम देखते जाएंगे। इसमें हम प्लस या माइनस कर देंगे एक्सेप्शनल आइटम को। प्लस या माइनस क्या कर देंगे? एक्सेप्शनल आइटम को। अब बताओ, एक्सेप्शनल आइटम लिख दिए तो अब प्लस या माइनस होने के बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट देना बच गया और किसका देना बच गया? टैक्स का देना बच गया। तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर हम इसमें प्लस या माइनस कर देंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का। सारे बच्चे बताओ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम भी प्लस माइनस हो गए तो अब क्या बचा? खाली प्रॉफिट बिफोर
टैक्स क्या आ जाएगा सारे बच्चे बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन किसका? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। कौन से ऑपरेशन का? ध्यान रखना, सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो क्या आता है, जल्दी से बताओ क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर एक्सेप्शनल आइटम प्लस माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का प्लस माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लेकिन कौन से ऑपरेशन का? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस चल रहा है उस ऑपरेशन का प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं? तो वो हम निकाल लेंगे। क्या ये सबसे निकालते बनेगा कि नहीं? एनी डाउट? तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। अभी क्या सोच रहे हो, पी एंड एल खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, अभी पी एंड एल खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है। मतलब सर अब ऐसे बिजनेस ऑपरेशन जो आप डिसकंटिन्यू करने वाले हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मतलब सर जैसे नाहटा एकेडमी 3 तरह की एक्टिविटी करती है, एजुकेशन भी दे रही, हॉस्टल भी चला रही, मेस भी चला रही। क्लियर है कि नहीं? अब नाहटा एकेडमी सोचे कि वो अपना मेस कुछ दिन बाद बंद कर देंगे, तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ, हॉस्टल और एजुकेशन तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गए, लेकिन मेस जो है मैं बंद करने का सोच रहा हूं, तो बताओ वो ऑपरेशन कौन सा हो गया? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया। तो एज अ शेयर होल्डर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि भैया कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इतने प्रॉफिट हैं और कुछ दिन बाद जो है प्रॉफिट दिख रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये कुछ दिन चलेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे। क्या शेयर होल्डर ये जानने की इच्छा नहीं रखेगा? बोलो। अगर मैं सबको एक साथ जोड़ दूं और एक साथ जब बाद में डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हटाऊंगा एकदम से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो शेयर होल्डर सोचेगा ये क्या हो गया, उसको सोच समझ में नहीं आएगी। हम पहले से ही कंटिन्यू ऑपरेशन के प्रॉफिट को अलग निकालेंगे, डिसकंटिन्यू प्रॉफिट के प्रॉफिट अलग निकालेंगे, ताकि शेयर होल्डर को पहले से पता रहे कि ये फ्यूचर में होने वाले अब नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस क्या होने वाला है, फटाफट बोलो, बंद होने वाला है, ये वाला पार्ट बंद होने वाला है। क्लियर? जैसे टाटा, टाटा कई तरह के बिजनेस करता है, रिलायंस कई तरह के बिजनेस करती है, तो अगर कोई एक्टिविटी बंद करने वाले हैं तो उसके प्रॉफिट को सेपरेटली बताना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली। तो नीचे अब जो आएगा वो किसका आएगा, फटाफट बोलो। प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे किसका? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, सेपरेटली निकालेंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के टैक्स वगैरह सेपरेटली निकालेंगे। बोलो हाँ है ना? तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस, उसमें से डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट और लॉस किसका आ जाएगा? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का। क्लियर है कि नहीं? तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली हो गया, कंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली हो गया। अब क्या करेंगे? कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू दोनों को प्लस या माइनस कर देंगे। हो सकता है डिसकंटिन्यू में लॉस हो तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, तो फिर आपके बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, जिसमें कंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट भी जुड़ा होगा और डिसकंटिन्यू का भी जुड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं? मतलब इंपॉर्टेंट इज दैट यहां तक प्रॉफिट कौन से ऑपरेशन का था, फटाफट बोलो। फिर मैंने किसका प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया, जल्दी से बताओ? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, ये प्रॉफिट कंटिन्यू ऑपरेशन का है, ये प्रॉफिट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का आ गया। आ गया कि नहीं? इन दोनों को, इसको और इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब शेयर होल्डर को इसको देख के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या कि ये प्रॉफिट आगे कंटिन्यू रहेगा और ये प्रॉफिट फ्यूचर में क्या होने वाला है? बंद होने वाला है, आगे जाके कुछ दिन बाद देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आएगी नहीं? एनी डाउट? तो दो तरह से दिखाएंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट अलग, डिसकंटिन्यूइंग प्रॉफिट का अलग, बाद में दोनों को ओवरऑल दिखा देते हैं। फिर आपको कंपनी की अर्निंग स्पीड दिखाना पड़ेगी। क्या दिखाना पड़ेगी? अर्निंग स्पीड, जिसको बोलते हैं ईपीएस। क्या बोलते हैं जिसको? ईपीएस। तो आपको अर्निंग पर शेयर निकाल के बताना पड़ेगा कि एक शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने कितना कमाया,
जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। ये बेसिक भी निकालना पड़ेगा और डाइल्यूटेड भी निकालना पड़ेगा। मैं आपको दोनों निकालना सिखाऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईपीएस निकालो, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी। तो बेसिक क्या होता, डाइल्यूटेड क्या होता, मैं सब निकालना सिखाऊंगा आपको। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा फॉर्मेट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये छोटा नन्ना मुन्ना हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो। तो बेटा हम ये सारे हेड सब हेड के नोट टू द अकाउंट जब समझेंगे, डिस्क्लोजर समझेंगे, तब जाके आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर होगा। क्लियर? आप सोच रहे होगे सर हमको तो पी&एल बनाने आएगा ही नहीं। हाँ, ये बात आपने सही बोली, लेकिन आपसे इससे रिलेटेड क्या पूछे जाएंगे, बोलो, क्वेश्चन। और जब वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? तो फॉर्मेट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या एक्सेप्शनल आइटम का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? तो आप बोल सकते हो बिल्कुल सर सेपरेट बताना पड़ेंगे। देखो है एक अलग से हेड की नहीं। मैं पूछूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सेपरेट दिखाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। टैक्स एक्सपेंसेस को सेपरेट दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ दिखाना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के प्रॉफिट सेपरेटली दिखाना पड़ेंगे क्या? हाँ दिखाना पड़ेंगे। तो ये आंसर कब दे पाओगे? जब आपने इसका क्या पढ़ रखा हो, फटाफट बोलो, फॉर्मेट। क्या पढ़ रखा हो? फॉर्मेट। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सेपरेटली दिखाना पड़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। क्लियर है कि नहीं? जो दिख रहे हैं वो सब हेड हैं, वो सब आपको पूरे के पूरे दिखाना पड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये है हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप घर पे लिख लेना, जिनने नहीं लिखा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी निकाल के बैठ गए हैं लेकिन लिख कुछ भी नहीं रहे हैं। अरे वाह, चलो थैंक यू, धन्यवाद, कृपा करिए आपने हमारे ऊपर। लिख लिया सबने? गुड। तो चलो एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं मैं पूरा पी&एल। पूरे पी&एल के जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स अ नोट टू द अकाउंट। क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले? नोट टू द अकाउंट। नोट टू द अकाउंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट अबाउट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? इसमें क्या आएगा? इस हेड के अंदर क्या आइटम आएंगे? व्हाट अबाउट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आएगा? नोट नंबर 1 हमारा जो रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आएगा साहब इसमें? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है बेटा सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। इन जनरल आदमी क्या करता है? दो तरह के बिजनेस करता है, या तो गुड्स बेचता है या फिर सर्विसेज। में क्या बेच रहा हूं? तेल। मैं तेल बेचने आया हूं या क्या बेच रहा हूं? सर्विसेज। भैया मैं सर्विसेज बेच रहा हूं। तो इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मैं क्या लिखूंगा? फीस। क्या लिखूंगा? अरे सर्विसेज के बदले में कुछ तो ले रहा हूंगा, है ना? दान पुण्य करने थोड़े ना आया हूं यहाँ। क्या ले रहा हूँ? फटाफट बोलो। फीस। नहीं ली फीस आपसे? ली। बड़े दुख के साथ आपको फीस देना पड़ी, ऐसे ऐसे निकाल के जेब में से, ठंडे ठंडे हाथों से। वो ठंड चल रही थी उस समय, फीस दी आपने। आपने दी, मैंने ली। तो वो मैं कहाँ दिखाऊंगा जो फीस मैंने ली है? अगर मैं अपना पी&एल बनाऊंगा तो कहाँ दिखाऊंगा उस फीस को? रेवेन्यू फ्रॉम मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी से होने वाली इनकम, या बिजनेस की मेन और एंसिलरी एक्टिविटी, सहायक गतिविधियों से होने वाली इनकम इसी हेड में आएगी। कौन सी इनकम? एंसिलरी और मेन एक्टिविटी। उसकी जो भी इनकम होगी, जैसे नाट एकेडमी को हॉस्टल से फीस मिलेगी तो वो भी यहीं लिखेगा। एजुकेशन से जो फीस मिल रही वो भी यहीं लिखूंगा। मेस से जो फीस मिल रही वो भी यहां लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो सब मेरी कौन सी एक्टिविटी है? एंसिलरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको चलाना भी जरूरी है।
समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो सब यहीं आएंगी, मेन और एंसिलरी एक्टिविटी की जितनी भी इनकम होगी, चाहे वो किससे हो, फटाफट बोलो, चाहे वो किससे हो, जल्दी जल्दी बताओ, चाहे वो किससे हो, गुड्स बेचने से हो या फिर किससे हो, सारे बच्चे बताओ, या फिर किससे हो, हाँ, सर्विसेज से हो, ध्यान रखना सारी इनकम यहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल किया, वो भी आएगा, ठीक है सर। और क्या लिखोगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट के अलावा, आप सारे बच्चे समझदार हो, जल्दी से बताओ क्या आएगा, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज भी आएंगे, ठीक है सर, ठीक है। और क्या आएगा, और आएगा सर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक ट्रेड कमीशन वगैरह, क्लियर है कि नहीं? अगर आप कोई ट्रेडिंग पे कमीशन कमा रहे हो तो वो भी यहीं आएगा, ट्रेड कमीशन। इसमें से माइनस कर देंगे, पुराने समय में कुछ कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ती है, जैसे कि आपको पता है क्या, सुट्टा, आप सुट्टा बेच रहे हो, सिगरेट, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, क्या लगती है? गुटखा बेच रहे हो, विमल, बोलो जवा केसरी, समझ में आया कि नहीं? आप वो बेच रहे हो तो उस पर भी क्या लगेगी, फटाफट बोलो, एक्साइज ड्यूटी। भैया जितनी एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो वो यहीं से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये सब जोड़ दो, एक्साइज ड्यूटी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ है ना, हाँ बोलो, अच्छा, क्लियर है कि नहीं? ये सब आएगा, क्लियर? कौन कौन से आइटम आएंगे? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक ट्रेड कमीशन, माइनस कर दोगे क्या, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन 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 आपको पता है इसमें एक अमेंडमेंट होके एक आइटम और जोड़ दिया गया, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा पढ़ा, मतलब देखो तो धुंधली धुंधली याद है 12th की। इधर बच्चे बोल रहे हैं सामने 12th में पढ़ा था, लेकिन हमने ऐसे ही पढ़ लिया था, ऐसे ही। लेकिन अब हमको नहीं पता था उस समय कि ऐसे भी पढ़ना है, तो अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सर जो टीसीएस लगता है, टीसीएस लगता है बच्चों वगैरह पर, वो कहाँ आएगा? अरे आएगा 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 बेटा, अंकित आएगा, चिंता मत करो, इतना लिख लिया आपने, है ना? टीसीएस वगैरह, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती हैं उनकी सर्विसेज की इनकम है, तो वो कहाँ आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अलग चीज़ होती है बेटा, टीसीएस अलग चीज़ होता है, किसी बातें कर रहा हूँ, मतलब टीडीएस टीसीएस अलग चीज़ होती है। चलो इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज समझ आ रहा है टीसीएस को, अरे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सर्विसेज देती है, तो उससे क्या जनरेट होगा बोलो, रेवेन्यू, फीस लेती है वो, किससे, अमेरिका से वगैरह। टीसीएस क्या करती पता है आपको, क्या बनाती आनाती कुछ नहीं है, कंसल्टेंसी देती है लोगों को। कंसल्टेंसी मतलब जैसे अमेरिका के लोगों को कुछ काम करवाना है तो वो अपने एम्प्लॉय से काम करवा देगी उनका, उसके बदले में क्या लेगी, मोटी तगड़ी फीस। समझ में आएगी नहीं? तो करोड़ों रुपए कमाती है, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ मैं समझ गया बेटा अंकित, वो हर्ष बोल रहा है। इतना सबको समझ में आया? यहाँ एक चीज और आएगी, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, एक आइटम और आएगा। क्या आएगा? एक आइटम जो आएगा दैट्स इंपॉर्टेंट, उसको हम इनकम टैक्स में लेंगे बेटा, टीसीएस को। हाँ यहाँ एक आइटम और आएगा, वो आए क्या क्या, गवर्नमेंट ग्रांट एंड डोनेशन रिसीव। लेकिन ये केवल किसके लिए, सेक्शन 8 कंपनियां। कौन सी कंपनियां? सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनियां याद है कि नहीं? क्या होती है सेक्शन 8 कंपनियां? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बताओ उनकी मेन इनकम क्या? तो हम बोलूंगे ये बेचारे गरीबों की क्या, वो डोनेशन मिलता है उनको, उससे अपना खर्चा चलाते हैं, बोलो हाँ है ना? तो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट और डोनेशंस। क्लियर है कि नहीं? तो ये केवल कौन सी कंपनी के लिए जोड़ दिया गया है, सेक्शन 8। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट एंड डोनेशन कौन से हेड में दिखेगा,
तो अब आपको समझ में आ गया कहाँ आएगा, जोर से बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन कौन सी कंपनियों के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, केवल सेक्शन है। लेकिन नाहटा एकेडमी को कोई ग्रांट मिली तो वो यहाँ नहीं लिखेगी, क्यों, वो उसकी अदर इनकम में लिखेगी, क्यों, क्योंकि उसकी ये मेन इनकम नहीं है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी की मेन इनकम ही क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट और रेवेन्यू, समझ, डोनेशन, क्लियर है कि नहीं, तो वो यहाँ आएगा, दैट्स अमेंडेड पार्ट, याद रहेगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अमेंडमेंट हम अलग से डिस्कस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, पहले नहीं था, 6 महीने पहले ही जोड़ा इसको, याद रहेगा। तो दैट्स डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह वगैरह, ये भी आ जाएगा। तो ये हो गई बेटा हमारी क्या, नोट नंबर 1, कौन सा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लियर। इसके बाद आती है बेटा अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आएगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा जो भी इनकम बच गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा जो भी इनकम बच गई, जैसे नाहटा एकेडमी को फीस मिली, फीस को बैंक में एफडी कर दिया, तो अब एफडी कर देंगे तो बताओ उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, तो वो नाहटा एकेडमी की मेन इनकम हो गई कि अदर इनकम हो गई। नाहटा एकेडमी को ग्रांट मिली, डोनेशन मिला, ये भी क्या है उसकी अदर इनकम है। अदर इनकम क्यों है नाहटा एकेडमी की, ग्रांट, हम थोड़े ना भीख मांग के काम चलाते हैं, समझ में आया कि नहीं, हम कोई एनपीओ थोड़े ना है, क्लियर, बोलो हाँ है ना, वो हमारी सब अदर इनकम है, क्लियर, अरे हाँ है ना। कल को मैं नीचे एक डिब्बा रखवा दूं और बोलूं जिन बच्चों को नाहटा एकेडमी को लगता है डोनेशन देना चाहिए वो डोनेशन दे सकते हैं, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ के बच्चे स्पेशल है, वो डब्बा उठा के भाग जाएंगे, दैट्स इम्पोर्टेंट, बट अदर इनकम, क्लियर है कि नहीं, तो वो सब अदर इनकम होगी, उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि वो नाहटा एकेडमी की मेन इनकम नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो अदर इनकम में क्या आएगा बेटा, बाकी इनकम जो भी बच गई, इससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे कि बढ़ेंगे, फटाफट बोलो, बढ़ेंगे। मतलब वो इनकम जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, बैठे बैठे सोते सोते होती रहे, वो इनकम कौन सी इनकम कहलाती है, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मेहनत करना पड़ती, पसीना बहाना पड़ता है, अदर इनकम के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होती है। कैसे, बैंक में पैसा जमा कर दो, घर पे आके सो जाओ, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। रिलायंस में पैसा लगा दूं, डिविडेंड मिलेगा, मेरे रिलायंस में जाके मेहनत मजदूरी करना पड़ेगी तब डिविडेंड मिलेगा क्या, मेहनत वो करें, घर में बैठ के कमाऊंगा, बात समझ में आ रही नहीं। रेंटल इनकम समझ में आ रहा कि नहीं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, बताओ ये सब कौन सी इनकम है, सारे बच्चे बताओ, अदर इनकम, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करना फिर भी बिजनेस में गिर रही है धीरे धीरे, इससे हमारे प्रॉफिट कम होंगे कि बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, वो सारी इनकम को यहाँ लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं। तो क्या आएगा इसके अंदर, अगर मैं पूछूं तो आप बोल सकते हो सर इंटरेस्ट इनकम आएगी, डिविडेंड इनकम आएगी, चाहे डिविडेंड किसी से भी मिला हो, सब्सिडी से मिला हो, अदर कंपनी से मिला हो, जो भी होगा वो सब यही लिखेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट बेच के कोई प्रॉफिट और लॉस कमाए, मतलब शेयर बेच के प्रॉफिट और लॉस हो गया तो वो भी आ जाएगा। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ हैं तो वो भी यहीं लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा डॉलर वॉलर बेच के कोई प्रॉफिट कमा लिया तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, क्लियर है कि नहीं, कुछ भी प्रॉफिट हो, ये सब कौन सी इनकम कहलाएंगी, सारे बच्चे जल्दी से बताओ कौन सी इनकम कहलाएंगी, ये सब अदर इनकम। समझ में आया, बोलो हाँ, बोलना चाहिए ना यार, तुम लोग बोलते रहो, मेरे को बुलवाना पड़ता फिर किसी से, समझ में आया कि नहीं। हाँ अब देखो, बोला हाँ, गुड, लिख लिया, तो ये हो गई हमारी बिजनेस की इनकम। आपको दो हेड समझ में आ गए कि नहीं, कौन कौन से दो हेड क्लियर हो गए P&L के। पहला हेड कौन सा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा हेड कौन सा, अदर इनकम। अगर मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूं और इनके निकालने की वैल्यू निकालने का बोलूं तो कर सकते हो कि नहीं, अरे बोलो, कुछ बोल रहा है वो, हाँ यार तुम लोग बोलते नहीं हो। चलो ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे मंडे को, मिलते हैं कब, मंडे, ओके, बाय बाय। टाइम हो गया आज मेरा, लेट आया था आज मैं, नुकसान हो गया 2-3 मिनट का।